अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा एक्नॉलेज करते हैं, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है। चलो जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन सबको शेयर है भाई? यस सर। अच्छा जी, तो कितने स्टूडेंट हैं? ये तो 7 लोग हैं अब तो भी। अच्छा जनाब, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो कि हमने अपने 5th वीक से कंटिन्यू किया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो अभी तक भाई क्या नो हाउ है इस सब्जेक्ट के हवाले से? किस टाइप का सब्जेक्ट है, कोई बताएगा? के बारे में कि भाई रजिस्टर्स क्या ये की लगता है कि ये एक मेमोरी टाइप हार्डवेयर होती बेस्ड है। सब्जेक्ट है? कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं? देखो बेसिकली कहानी ये है सिंपल, कि हमने बचपन में पढ़ा था भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कि भाई जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, सही है? किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या, कि भाई मशीन से कम्युनिकेट करने का तरीका। लेकिन अब मशीन क्या जानती है, हम क्या जानते हैं? तो भाई उसको दो कैटेगरीज दे दी थी, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या थी? जो कि बाइनरी लैंग्वेज थी, जो कि सिर्फ मशीन जानती है, 0101। और इसी तरीके से जनाब के हाई लेवल लैंग्वेज वो क्या थी, जो नॉर्मल हम लोग सी शार्प, सी लैंग्वेज, पाइथन वगैरह पढ़ते हैं, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। अब बीच में एक बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि हमारे कोड को जो है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी बात भी सबको पता है। क्लास जो कहानी चल रही होती है वो कुछ ऐसी चल रही होती है कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास क्या है कि ये वो लैंग्वेज है जो हम लोग लिखते हैं, लाइक सी लैंग्वेज हो गई, सी शार्प हो गई, वॉट एवर। ठीक है, देन उसके बाद जब हम इस लैंग्वेज पे आते हैं, कि भाई जब हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंपाइल करते हैं तो असेंबली कोड जनरेट होता है, सही? असेंबली कोड जनरेट होता है। फिर उसके बाद क्या कहानी चल रही होती है, उस असेंबली कोड को कौन रीड कर रहा होता है? कि कंपाइलर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, असेंबली कोड बनाता है। असेंबली कोड को कौन रीड करता है? असेंबलर। और उसके बाद प्रोवाइड करता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन द सोर्स कोड। फिर कहानी क्या होती है कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है हमारे पास, वो लाइब्रेरी फाइल से लिंक होके एक मशीन कोड जनरेट होता है, सही? ऑब्जेक्ट फाइल लाइब्रेरी फाइल से लिंक होके कौन लिंक करवाता है? लिंकर। और एक मशीन कोड जनरेट करता है। अब मशीन कोड से क्या समझ में आता है आप लोगों को? मशीन कोड क्या होगा? मशीन कोड बाइनरी 10। एग्जैक्टली ठीक है। तो मशीन कोड के बाद क्या कहानी चलती है, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मशीन कोड के बाद क्या, मशीन कोड को कौन रीड करेगा भाई? हार्डवेयर। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, तो भाई हमारे पास डॉट सी या डॉट सी एस की वो फाइल होगी, जो हमारी सी शार्प की फाइल होगी। कंपाइलर ने उसको कंपाइल करवाया, जो असेंबली कोड जो जनरेट हुआ ना, वो असेंबली की एक्सटेंशन क्या है? डॉट ए एस एम, जो अभी हम बनाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई हमारे जो एएसएम फाइल ने क्या, असेंबलर ने उसको रीड करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, ओबीजे फाइल। और उस ओबीजे फाइल को लिंकर ने लाइब्रेरी फाइल से लिंक करवा कर
एक मशीन कोड जनरेट किया। क्लास ये वाली फाइल के बारे में सबको नो हाउ है? कोई भी फाइल xyz.exe फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल। हाँ, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको आउटपुट मिलता है, राइट? क्या इसमें कहीं कोड नजर आता है जो आपने लिखा हुआ होता है? ये नहीं सर। मोस्टली तौर पर क्या होती है, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन होती है, जो कि जो इसकी कोड फाइल होगी उस पूरे कोड को रन करके जो आउटपुट हमें मिलता है exe फाइल, वही होती है। और इस exe फाइल में के अंदर मशीन कोड भरा होता है। मशीन कोड को कौन रीड करता है? फाइनली आपका हार्डवेयर। तो ये मैकेनिज्म हमारे पास चल रहा होता है कि जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोड को इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या है? देखो, अगर हम यहाँ पर टाइम फ्लैश की बात करते हैं कि भाई अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ टाइम जो है वो कंपाइलर भी ले रहा है, देन उसके बाद कंपाइल क्या कर रहा है, असेंबली कोड जनरेट कर रहा है, असेंबली कोड। तो बजाय हम ये वाला स्टेप करने से पहले हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कौन सा, ये वाला स्टेप, ठीक है? हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं कर रहे। तो क्लास कीप इन माइंड, पूरे कोर्स में कहीं भी आपको ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो सी शार्प की तरह तो नहीं है। तो वाकई में ये सी शार्प की तरह नहीं है, इसमें कोई कंसोल डॉट राइट नहीं। लेकिन अरवाइन लाइब्रेरी ने हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन ऐसे दे दिए जिसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स ये आती हैं कि यार ये सी शार्प की तरह है। लेकिन क्लास याद रखिएगा, इसका पैटर्न सी शार्प की तरह नहीं है। इसमें हम लोग टोटल रजिस्टर्स और वेरिएबल पे खेल रहे होते हैं। अब इसका पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है, इसको लिखने का पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जहन में थोड़ी सी भी ये फीलिंग मत लेके आना कि यार ये सी शार्प से बिल्कुल डिफरेंट है। सी शार्प और इसमें कोई मुकाबला नहीं है, बट लॉजिक जो आप बनाएंगे वो सी शार्प को तस्वुर करते हुए बनाएंगे, लेकिन पैटर्न वो नहीं होगा। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, सही है भाई? फिर अब हमारे पास जो कहानी है कि भाई असेंबली लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो यूज करने जाएंगे वो क्या यूज करने जाएंगे? अरवाइन लाइब्रेरी, सही। अगर किसी के पास इनकेस अभी नहीं है तो सिंपल गूगल पे जाएंगे आप, सबसे पहले अपनी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि भाई आपका सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सही है? जो आपका सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक कर लेंगे भाई, अदर 64 बिट है या 32 बिट है, वो कौन सा सिस्टम है आपके पास। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बेस आपका सिस्टम है, जो भी है। फिर उसी हवाले से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे केप अरवाइन लाइब्रेरी विजुअल स्टूडियो। अब मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो 2010 के वर्जन पे करता हूँ, और हर वर्जन के लिए अलग जो है वो अरवाइन लाइब्रेरी है। तो केप अरवाइन लाइब्रेरी विजुअल स्टूडियो 2010 इस पे चले जाएं, आपको जो भी पहला लिंक मिले आप उस लिंक पे चले जाएं और यहाँ पर आके आप इसको डाउनलोड कर लें। वंस जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास अरवाइन, ये एक आपको ये वाला सेटअप आपको मिलेगा, लिखा हुआ है ना अरवाइन 6 एडिशन विजुअल स्टूडियो 2010। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अरवाइन का क्या हो जाएगा? फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर में आप देखेंगे आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली चैप्टर्स हैं। ये तमाम फाइल्स, ये जो आपको तमाम फाइल जो नजर आ रही हैं, ये आपकी पूरी अरवाइन लाइब्रेरी को सपोर्ट कर रही हैं। जो भी अरवाइन के बिल्ट इन फंक्शन आप यूज कर रहे होंगे, लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, जो भी वॉट एवर यू वांट, तो वो सब इनसे बिलोंग कर, ये तमाम फाइल जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। अब हमारे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो में कहानी ये आती है कि रजिस्टर्स के जो साइज हमें मिलते हैं वो मैक्सिमम 32 बिट मिलते हैं, जो हमें विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो क्या तरीकेकार है
कि भाई इम्प्लीमेंट करेंगे। वंस जो आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि भाई अरवाइन आपके पास हो गया है आपके वर्जन के मुताबिक। फिर विजुअल स्टूडियो 2010 पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जी दोबारा बता देता हूँ, देखें सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है के परवान लाइब्रेरी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है के केप अरवाइन लाइब्रेरी विजुअल स्टूडियो 2010 डाउनलोड। फिर आप पहले सिक्योर लिंक पे चले जाएं, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो गेटिंग स्टार्ट विद मैसम। अब ये मैसम क्या है, क्लास या असेंबलर कहलाता है आपका। इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर कह लो या माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर कह लें। तो ये एम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, और ये एएसएम क्या है, बेसिकली असेंबलर है। राइट भाई, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? एक्नॉलेज करते हैं भाई एक दफा। यस सर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंप्लीमेंटेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपको एनवायरनमेंट बनाना आना चाहिए। हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सेट द एनवायरनमेंट इन विजुअल स्टूडियो बाय यूजिंग एएसएम फाइल, बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। राइट, तो आप क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। स्टेप्स हैं ये आपके मैनुअल में भी मौजूद हैं, ये वाले स्टेप्स। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी फाइल को क्रिएट करना है। देखें सबसे पहले टेम्पलेट कौन सा यूज होगा, सी प्लस प्लस का टेम्पलेट कौन सा यूज होगा, कीप इन माइंड सी प्लस प्लस। उसमें कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सीधा सीधा प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल XYZ हमने एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूरा लोकेशन आ रहा है कि भाई आपके पास इस फोल्डर में जाके प्रोजेक्ट में आपके पास ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जी जनाब, जब आपके पास वो exe फाइल, जो मतलब वो सेटअप वाली फाइल जब आपके पास इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगी ना, जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपसे सी ड्राइव का लोकेशन मांगेगा। आप सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो सी ड्राइव में आपका जो है वो फोल्डर क्रिएट कर देगा अरवाइन का। ठीक है जनाब, मोहम्मद उमर। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहानी है कि भाई हमने कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। XYZ हमने प्रोजेक्ट का नाम लगा दिया। प्रोजेक्ट का नाम लगाने के बाद आप लोगों ने अगला का आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, वेलकम टू द विंडोज 32 एप्लीकेशन विजार्ड। आपने इसको नेक्स्ट करना है और कंसोल एप्लीकेशन पर असेंबली लैंग्वेज इंप्लीमेंट करेंगे तो आपने कंसोल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट कर देना। एम्प्टी प्रोजेक्ट, कोई एडिशनल ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। सही है, तो सिंपल कंसोल एप्लीकेशन एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है, देन उसके बाद फिनिश कर देना है। अब जब आप फिनिश करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। अब क्या स्टेप फॉलो करने हैं क्लास, जो स्टेप आपको इंप्लीमेंट करवाऊंगा उन्हीं स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगला काम क्या है, देखें ये हमारा प्रोजेक्ट है लेकिन अभी कहीं भी हमारे पास कोई असेंबली फाइल नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में असेंबलर को ऐड करना है, बिल्ड करवाना है, तभी तो असेंबली फाइल क्रिएट होगी। विदाउट असेंबलर असेंबली कैसे चल सकती है, असेंबली फाइल सपोर्ट ही नहीं करेगी। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि भाई असेंबली कोड को कौन रीड कर रहा है, असेंबलर। सही है, और आपका असेंबली कोड कौन सी फाइल में पड़ा होगा, जो भी फाइल होगी डॉट एएसएम फाइल। तो एएसएम फाइल तब बनेगी ना जब आप असेंबलर को यहाँ पर ऐड करवा लोगे अपने प्रोजेक्ट में। तो आप राइट क्लिक करोगे अपने प्रोजेक्ट में, जो भी आपने XYZ प्रोजेक्ट का नाम रखा है, बिल्ड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा। कौन सा, बिल्ड कस्टमाइजेशन। कीप इन माइंड, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके बिल्ड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखें लिखा हुआ है ना मैसम। सही है, ये मैसम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर है। आप इन दोनों पे चेक लगा दें और ओके कर दें। अब इसका मतलब ये है कि आपका इस प्रोजेक्ट में असेंबलर जो है वो ऐड हो गया। सही है भाई, ये वाला स्टेप कितनों को समझ में नहीं आया?
ठीक है भाई, क्लियर है गर्ल्स, क्लियर है भाई? अच्छा भाई, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमें फाइल क्रिएट करनी है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड करवाएंगे। अब हमें न्यू आइटम ऐड करवाना है। अब यहाँ पर जो हमें फाइल यूज करनी है C++ की फाइल यूज करनी है, लेकिन इसको आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल फाइल क्या है कि भाई माई फाइल, ये मेरे पास फाइल का नाम हो गया जिसमें मैं असेंबली कोड लिखूंगा। इसमें एक्सटेंशन आप लोगों ने देनी है .asm। ये एक असेंबलर फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हो। हमने इतना काम किया है कि भाई हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उसमें असेंबलर ऐड करवाया, फिर उसके बाद हम अपनी एक फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। सही है, तो फाइल का नाम .asm की एक्सटेंशन लगाएंगे कि ताकि ये असेंबली लैंग्वेज की फाइल होगी। ऐड करवा देंगे। अब ऐड करवा देंगे तो आपके पास एक ब्लैंक एडिटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा असेंबली कोड लिखोगे आप, यहाँ पर असेंबली कोड लिखेंगे आप यहाँ पर सारा। ठीक है, अब क्लास ये असेंबली कोड तो हम लिख देंगे, लेकिन असेंबली कोड चलाने के लिए हमें अपनी इस फाइल को असेंबलर से लिंक भी तो करवाना है। कौन क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे कि भाई असेंबली जो फाइल है, सही है, तो इसको लिंक भी तो करवाना है किससे, लाइब्रेरी फाइल से। अब कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे भाई, कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे? लाइब्रेरी फाइल से क्या मुराद, अरवाइन लाइब्रेरी, राइट जी। चेक दोनों पे लगा लें या मैसम पे लगा लें, मैंने एहतियातन दोनों पे लगाए, लेकिन मैसम पे लगाना जरूरी है। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, लिंक करवाना है। क्लास में फिर बता दूं आप लोगों को, जब ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट में जब आप फाइल, पहले आप सबसे पहले फाइल क्रिएट करने से पहले बिल्ड कस्टमाइजेशन करके ये असेंबलर को ऐड करवाएंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले राइट क्लिक करके इस पे प्रॉपर्टीज में जाके ये मेक श्योर कर लेना है कि क्या आपकी इस प्रॉपर्टीज में माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर ऐड हुआ या नहीं। मेक श्योर ये करना है। अगर आपके पास ये ऐड नहीं होगा तो आपने अपना प्रोजेक्ट दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। सही है, इसको मेक श्योर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे मैनुअल में ये पूरा स्टेप यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन है कि ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, गो टू द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी एंड चेक द फर्स्ट इन द लिस्ट and check Microsoft Macro Assembler is appear in the list or not. If yes, so go forward. अगर आपके पास, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब आपने सॉल्यूशन ऐड कर, सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो इसमें फाइल क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है, बिल्ड कस्टमाइजेशन करके माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर को ऐड करवाना है। वंस जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर आपने फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के बाद सोर्स फाइल में आपकी फाइल आ गई। देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर इस पूरी लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, तो सेटिस्फाई हो जाओ। फिर अगला स्टेप क्या है, लिंकर में जाएंगे। लिंकर है ना, यहाँ पे क्या था, क्या देखा हमने, लिंकर। लिंकर क्या कर रहा है भाई, लाइब्रेरी फाइल को असेंबली फाइल से क्या कर रहा है, लिंक करवा रहा है। तो लाइब्रेरी फाइल क्या है, लाइब्रेरी फाइल हमारी असेंबली, ये है अरवाइन, ये क्या है, लाइब्रेरी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिंकर में जाकर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज। अब ये कह रहा है कि भाई आप जो लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हो उसकी डायरेक्टरी दो, यानी हमें यहाँ पे फोल्डर ऐड करवाना पड़ेगा। कौन सा फोल्डर ऐड करवाना पड़ेगा, ये वाला फोल्डर ऐड करवाना पड़ेगा अरवाइन का, क्योंकि ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, एडिट करोगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे छोटा सा फोल्डर बना हुआ आएगा, इस फोल्डर पे क्लिक करके आपको ये बटन मिलेगा। बटन में जाके आप ब्राउज कर लो, और ब्राउज करके आप सी के फोल्डर में आ जाओ। सी के फोल्डर में आने के बाद अरवाइन को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेलेक्ट मैंने कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट फोल्डर। वंस इसको क्लिक कर दो तो ये आपके पास फोल्डर जो है वो पूरा ऐड हो गया। ये पहला स्टेप, सही है। देन उसके बाद अगला काम क्या करना है,
कि लिंकर को एक्सप्लोर करके इसके इनपुट में एक और ऑप्शन होगा एडिशनल डिपेंडेंसीज। ये एडिशनल डिपेंडेंसीज में जाएंगे, आप इसको एडिट करेंगे और यहां पर लिखेंगे irvine32.lib। ये तमाम स्टेप क्लास मैं आपको बता रहा हूं मैनुअल में लिखे हुए हैं, ठीक है। हम ये वाले स्टेप पे हैं, 8वें स्टेप पे हैं इस टाइम। irvine32.lib हमें लिखना है, हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद इसको ओके कर दिया। अरवाइन का आई कैपिटल आएगा भाई, मेक श्योर कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अरवाइन का फोल्डर जो है वो हमारे पास क्या है, उस पे है ये चीज देखें, अरवाइन 32, ठीक है। ये लाइब्रेरी फाइल है, ये वाली फाइल बेसिकली हम सर उठा रहे हैं। हमें इतनी चेंजेस तो नहीं करनी पड़ी थी। किस चीज में? हमने डायरेक्ट बना बनाया प्रोजेक्ट उठाया था, और इतना जो आप चेंजेस कस्टमाइजेशन कर रहे हैं इतना तो हमने नहीं किया था, हाँ, पहले से लेकिन हुआ हम हुआ था, करेंगे, लेकिन चल रहा है हमारा तो। बिल्कुल चल रहा है। ये पता ओके सर। होना चाहिए, ये हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप लोगों ने यकीनन बिल्कुल ये किया होगा, मैं भी आ रहा हूं इस पे। आप लोगों ने यहाँ से एक फाइल उठाई होगी, जी सर। ये सैंपल प्रोजेक्ट, और डायरेक्ट इसको एक्सेस किया होगा, राइट? जी 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 जी। सही है, बिल्कुल इस पे आएंगे। जी लेकिन सर ये जी। ऑल्टर्न, ये हमारे पास वो जी स्टेप है कि जब आपसे कहा जाए कि भाई आपने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये सिर्फ लिंक करने का तरीकेकार बता तो रहा हूँ, ये सर हर आपके एम्प्टी मैनुअल की प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट ये है। स्टेप फॉलो होंगे या सिर्फ एक ही बार में? हर एम्प्टी प्रोजेक्ट के लिए ये फॉलो होंगे। जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उसको अरवाइन से लिंक करवाने के लिए ये जी स्टेप सर। आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है जस्ट, सही है। इन केस अगर आपको कह दिया कि भाई आपके टीचर ने ही पूछ लिया आपके वाइवा के टाइम, चलो भाई सब छोड़ो, अपना प्रोजेक्ट छोड़ो, ये मुझे बताओ कि भाई एक इन्वायरमेंट किस तरीके से सेट करते हैं, तो फिर वहां फंस जाओगे। तो इन स्टेप्स को आप लोगों को जहन में रखना जरूरी है, राइट। बस इसके बाद आखिरी स्टेप क्या करना है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर पे जाकर यहाँ पर लिखा हुआ इंक्लूड पार्ट, कौन सा पार्ट इंक्लूड करना है कि आप सी ड्राइव में जाएंगे, अरवाइन के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से पाथ कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। बस ये तमाम स्टेप्स फॉलो हो गए, देन इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब आपकी फाइल जो है वो लिंक हो गई। लिंक होने के बाद अब हमें टेस्ट भी तो करना है कि भाई हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी तो लिखा हुआ आ जाए, तो अब हमें कोड भी तो पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं यहां से लेकर यहां तक के कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, सही है। देन उसके बाद अपने प्रोग्राम का मैसेज यहां पर चेंज कर देते हैं। मैं यहां पर कह देता हूं अपना नाम, ठीक। कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने प्रोग्राम को एक दफा चला के ये टेस्ट करना है कि भाई आइदर ये लिंक सही हुआ है या नहीं, क्या मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो मैं इस दफा बिल्ड कर लेता हूं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है भाई, बिल्ड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर एक अरवाइन का मेथड लिखता हूँ, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, वेट msg, और मैं यहाँ पर इसको डिबग करता हूँ, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मेरा नाम सही प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो क्लास आपके सामने है। तो ये मेरे पास ये काम मैंने ये किया है इस टाइम। अभी कोड को किसी ने नहीं देखना, कोड नहीं समझा रहा, अभी सिर्फ जो कोड इंप्लीमेंट होता है उसको इंप्लीमेंट करके देखा है। सिर्फ ये सीखा है कि भाई हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट को एक लाइब्रेरी फाइल से लिंक अप किस तरीके से करवाएंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं। तो हमारे पास जो लैब नंबर 1 में है वो आपको यही करवाया गया है, टू गेट स्टार्टेड विद मैसम एंड विजुअल स्टूडियो। मैसम और विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए एक असेंबली फाइल को आपने अपने असेंबलर से लिंक किस तरीके से करवाया है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो किए। आई होप कि किसी को भी स्टेप्स की समझ में नहीं आई होगी, लेकिन एक दफा वीडियो को गौर से देख लेना, स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना। ये स्टेप्स भी आपके पास पूरे मैनुअल में लिखे हुए हैं,
इनको फॉलो अप कर लेना तो आसान हो जाएगा। अब दूसरा तरीकेकार क्या है भाई कि आप सिंपल अरवाइन में जाके एग्जाम्पल में जाके आपके पास ये सैंपल प्रोजेक्ट का एक फोल्डर होगा। इस सैंपल प्रोजेक्ट में जाकर आप इस प्रोजेक्ट को, ये जो सॉल्यूशन वाली फाइल है, ये SLN वाली फाइल है, ये वाली, आप इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर लो तो वो आपको डायरेक्ट असेंबली फाइल को क्रिएट करके दे देगा, और हो सकता है वहां पे कोई कोड भी मौजूद हो। ठीक है, तो आपके सर ने यकीनन आपको ये बताया होगा, लेकिन ये वाले स्टेप्स भी आपकी लैब के रिक्वायरमेंट है, राइट। यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करें कि भाई सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? क्लियर है। ठीक है जनाब। अब देखिए क्लास आगे की कहानी क्या है, ये मैं अभी हटा देता हूं, इसका भी अभी कोई काम नहीं है, इस इंस्ट्रक्शंस का भी कोई काम नहीं है, और ये वाले मैसेज का भी अभी कोई काम नहीं है। यहां से लेकर ये मैंने बेसिकली कमेंट है, एसक्यूएल वो असेंबली लैंग्वेज में कमेंट करने का ये तरीकेकार होता है। सही है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैं इसको भी हटा देता हूं। अब आप लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी आपके, चाहे वो पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का हो या किसी भी प्रोग्राम का होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये फॉलो होगा। ये सबसे पहले आपने इंक्लूड करवाई है अरवाइन लाइब्रेरी फाइल। सही है। अब ये include.inc मैंने यहाँ पे लिखा क्यों? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर अरवाइन का पूरा लिंक प्रोवाइड किया था, और उसमें से ये वाली फाइल इन्होंने यूज की है। कौन सी फाइल? arwine32.include फाइल, ये वाली। अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाऊं तो मुझे ये इंक्लूड फाइल मिलेगी arwine32.inc। तो ये क्या करवाया मैंने? इस फाइल को इंक्लूड करवाया। ठीक है क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा पानी पी के आऊं, 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई हमने सबसे पहले ये वाली फाइल इंक्लूड करवाई। सही है, लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाई। देन उसके बाद हम 2 सेगमेंट क्रिएट करते हैं। सही है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ अभी फिलहाल। 2 सेगमेंट क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं डाटा सेगमेंट और इसको कहते हैं कोड सेगमेंट। सही है, ये दोनों सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इस सेगमेंट के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं जो यूजर से इनपुट लेने हैं, जो डिक्लेरेशन आप लोगों ने C# में हम लोग करते हैं भाई, वेरिएबल इकट्ठे ऊपर डिक्लेयर करवा दिए, इनिशियलाइज करवा दिए, राइट। वो सारा काम किस में होगा? कोड से पहले डाटा सेगमेंट में होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वेरिएबल बनाना है var1, सही है, वर्ड इसकी मैंने डाटा टाइप रख दी और उसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी, राइट। तो
तो ये मेरे पास क्या है, ये अब इस टाइम मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसमें 12 वैल्यू जो है वो मैंने ऐड करवा दी। तो अब ये काम मैंने किस में किया है, ये डाटा सेगमेंट में कर रहा है, ये काम कोड सेगमेंट में नहीं होगा। कोड सेगमेंट में तमाम इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई आपने जो वेरिएबल मतलब डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, उनको यूज कैसे करना है। तो कोड सेगमेंट में तमाम इंस्ट्रक्शंस आती हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई अब यहाँ पे एक मेन प्रोसीजर बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा C# में जब कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेन मेथड होता है, सही है, उसमें सारी धड़ाधड़ कोडिंग कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे एक मेन प्रोसीजर बनाना है। प्रोक जो है वो बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजर को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रोसीजर का नाम है, यहाँ पे कोई भी नाम आप लोग देख सकते हैं XYZ, सही है। तो प्रोक जो है वो एक कीवर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस नाम को कोई प्रोसीजर बनाया है। आपकी ये एग्जिट की इंस्ट्रक्शन है, ये लिखो या ना लिखो ऑप्शनल होती है, लेकिन हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर ये डिफाइन हो जाता है कि भाई यहाँ से इस दरमियान हमारा सारा कोड आएगा, सही है। मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा सारा असेंबली कोड। असेंबली कोड के बाद जब कोड एग्जिट होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट की इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। देन उसके बाद ये वाली लाइन का क्या मतलब है कि जो आपने प्रोसीजर बनाया था मेन, उसको आप एंड कर रहे हो। और एंड पी का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर एक प्रोसीजर एंड हो रहा है। पी का मतलब पी रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोसीजर को। तो यहाँ पर जो आपने मेन एक प्रोसीजर बनाया था मेन का, आप उसको यहाँ पे एंड कर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड करते हो कि एंड मेन। ये स्ट्रक्चर किसको समझ में नहीं आया तो वही पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, ठीक है जनाब। तो अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंक्लूड करवाएंगे आप लाइब्रेरी फाइल को, उसके बाद दो सेगमेंट बना लेंगे, एक डाटा सेगमेंट होगा, एक कोड सेगमेंट होगा। कोड के अंदर आप प्रोसीजर बनाएंगे किसी भी नाम से, सही। देन उसके बाद प्रॉक का कीवर्ड लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई मेन के नाम से आपने प्रोसीजर बनाया है। और उसको फिर एग्जिट के बाद आप क्या करेंगे, एंड करेंगे, प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। एंड पी का मतलब कि भाई एक प्रोसीजर एंड हो रहा है। देन उसके बाद एंड मेन की हमारी आखिरी इंस्ट्रक्शन होती है। अब हमारी लैब नंबर 1 क्या थी, लैब नंबर 1 यही थी कि भाई हमने तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लिया, उसके बाद एक सैम्पल प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया। बस सिर्फ ये, अभी सिर्फ हमारा काम ये था कि भाई हमने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी ना तो हमें ये पता है कि भाई ये माई मैसेज क्या है, ये बाइट क्या है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद इनका क्या मतलब है, सही है, ये हमें नहीं पता। ये इस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं ये भी नहीं पता हमें, मुझे एटलीस्ट अभी नहीं पता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो उसके बाद इस मेथड को क्या कहते हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये मेथड हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि यार हाँ भाई ये इंक्लूड लाइब्रेरी है, हमने इंक्लूड करवाई है। देन उसके बाद ये एक सेगमेंट ये बनाया, एक सेगमेंट ये बनाया। अब ये हमें ये सेगमेंट, इस लाइन से हमें ये इतना पता चलता है कि भाई ये कोई एक वेरिएबल लग रहा है जिसमें कोई स्ट्रिंग पास हुआ हुआ है, सही है, जो कि डिक्लेयर हुआ हुआ है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है। देन उसके बाद तमाम जो इंस्ट्रक्शन है कि भाई इस वेरिएबल के साथ, माय मैसेज के साथ करना क्या है, क्या इसको प्रिंट करवाना है, किसी रजिस्टर में फेंकना है, क्या करना है, वो तमाम काम हम किस में कर रहे हैं, कोड सेक्शन में कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली हमने अपने प्रोग्राम को रन किया। देन टाटा बाय बाय, लैब नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों ने करना क्या है कि भाई सिंपल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सही है, और मैसम के साथ लिंक करवाना है अपने प्रोजेक्ट को। पहला टास्क तो ये है। दूसरा टास्क ये है कि राइट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू राइट द हेलो वर्ड ऑन कंसोल स्क्रीन, ये काम भी। तो दोनों का सॉल्यूशन भी आप लोगों को आपके लैब नंबर 1 में मौजूद है। अब ये मुझे बताएं कि लैब नंबर 1 से किसी को कोई शिकायत है?
स्टूडेंट्स सर सांस आ रही किससे है? रिलेटेड? कोड से? हाँ, पूरा ओवरऑल जो भी हम लोगों ने बातें की उससे कोई आर्गुमेंट है सर किसी अभी को? तक जो पढ़ा है उससे तो कोई अब तक क्लियर है, लेकिन ये जो अभी आपने नहीं समझाया वो समझना बाकी है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना ना, ठीक है, उसको एक दो दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लोगे पढ़ के, चाहे या तो वो वीडियो को फॉलो अप कर लेना, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, राइट? तो यस अब सर। हम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं अपनी लैब नंबर 2 पे। लैब नंबर 2 क्या आती है हमारे पास? असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल। सर आपने वो नहीं बताया ऑफसेट वगैरह के बारे में, वो नहीं पता। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी नहीं पता, वो अभी हमें यहाँ पे पता चलेगा, अच्छा ओके ओके ओके। वो हमें यहाँ ओके पे पता सर। चलेगा। अब देखो ना, यहाँ पे इन्होंने सैंपल कोड ही पहला ये क्या दिया है, ये वो कोड सेगमेंट का दिया। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हो ना, वो तमाम चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब देखो, असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स में हमारे पास सारी फंडामेंटल चीजें शुरू हो जाती हैं। ये हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन अ मिनट रह गया है, इसके बाद आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ।